मोस्टली बेसिक एल्जेब्रिक मैथ है। तो अभी पहले चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं कर रहे? राइट, वो भी था। ठीक है। पॉज हुई थी वीडियो जहाँ तक, हाँ वो नाइस पॉज हुई थी वीडियो। खैर अभी तक वो फालतू चीज़ें कवर हुई हैं, उसकी मेन चीज़ कोई कवर हुई नहीं है। मैं रिवाइज कर रहा हूँ ना वो, बिकॉज पॉज हुई थी वीडियो। सही है। कर लो चार कोई नहीं। लैंग्वेजेस हैं: इम्पेरेटिव, फंक्शनल, लॉजिक और मार्कअप। इम्पेरेटिव लैंग्वेजेस जो हम लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं और करते जाते हैं, पाइथन, सी एंड सो ऑन, ये सारे इम्पेरेटिव हैं बिकॉज दे हमें यूज़ करने के लिए हम लोग बताते हैं कि हाउ टू अचीव अ टास्क। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बता रहे होते हैं। फंक्शनल में हम लोग ये नहीं बताते कि क्या करना है, हम लोग ये नहीं बताते कैसे करना है, हम लोग ये बताते सिंपली कि कंप्यूटेशन क्या करनी है। लॉजिक बेस्ड में मैंने बताया था इनिशियल एआई लैंग्वेज यही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सम सॉर्ट ऑफ बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी कि हम लोग इसमें रूल्स बताते थे कि मैंने एक रूल डिफाइन कर दिया कि लंदन इंग्लैंड में, फिर मैंने एक और रूल डिफाइन कर दिया कि ट्रफालगर स्क्वायर लंदन में। तो वो रूल के इन दोनों रूल्स के ज़रिए से ये बता देगा कि ट्रफालगर स्क्वायर कौन सी कंट्री में होगा, इंग्लैंड में होगा। सही है। अच्छा, फिर ये इम्पेरेटिव लैंग्वेजेस की मार्कअप लैंग्वेजेस और हाइब्रिड, तुम्हारे पास HTML और रीड मी डॉट एम डी वाली फाइल जो गिटहब में होती थी वो है। इम्पेरेटिव लैंग्वेजेस, फंक्शन लैंग्वेजेस, वही एग्जाम्पल है इसमें। पर तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस आ जाती हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस तुम्हारे पास दो चीज़ों पे बेस करती हैं, एक डाटा और उसके मेथड्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बने ही तुम्हारे डाटा को हैंडल करने के लिए एज सच। सही। अब फॉर तो एग्जांपल ये किस कैटेगरी में हम आ रहे हैं? सारे इम्पेरेटिव में आ रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? इम्पेरेटिव में ही आ रहे हैं। यस, मोस्ट ओके। लाइकली हो सकता है इसकी अपनी कैटेगरी हो, लेकिन आई वुड स्टिल क्लासिफाई इन इम्पेरेटिव। ठीक है। अच्छा, लॉजिक लैंग्वेजेस, इसमें एक दूसरी एग्जांपल बताई हुई है प्रोलॉग वाली, कि इसमें बताया हुआ है कि मैरी इज़ अ पेरेंट ऑफ जॉन, राइट। हम्म। और फिर इसमें बताया हुआ है कि सूज मैरी इज़ अ सॉरी जॉन इज़ अ पेरेंट ऑफ मैरी, और सेकंड वाले में रूल बताया हुआ है कि मैरी इज़ अ पेरेंट ऑफ सूजन। तो ग्रैंड पेरेंट कौन सा हुआ ऑटोमेटिकली? जॉन इज़ अ ग्रैंड पेरेंट ऑफ सूजन। उसका सूजन का। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, राइट। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस तुम्हारे पास जो
यूजुअली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस इन इंटरप्रेटर वाली लैंग्वेजेस होती हैं, कंपाइलर वाली नहीं। पाइथन, जावास्क्रिप्ट एंड सो ऑन। इसमें कंपाइलेशन यूज़ नहीं हो रही थी, ओके, इंटरप्रिटेशन यूज़ हो रही होती है। ओके। सही है। अच्छा, मार्कअप और हाइब्रिड HTML XML एंड वो सो तो ऑन। जावा तो दोनों है ना, कंपाइलर हाँ, लेकिन भी वो और वो भी। जावास्क्रिप्ट की बात हो रही थी। जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सही से। अच्छा, अब ये लैंग्वेज डिज़ाइन ट्रेड ऑफ के कुछ एग्जांपल्स बताए हुए हैं कि सबसे पहले सेम प्रोग्राम है, एक जावा में रन हो रहा है, दूसरा सी में रन हो रहा है। सही। अब अगर ये जावा में करेंगे हम लोग, क्या हुआ है, इसमें एक अरे डिफाइन हुआ है जिसमें 1 2 और 3, ठीक है, ये वैल्यूज़ हैं। अगर इसमें सही। प्रिंट किया हम लोगों ने कि इंडेक्स इसका 5 प्रिंट करो, तो जावा क्या दे देगा, एरर दे देगा, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। सही। सही सी है। में अगर ये करेंगे तो वो एरर नहीं देगा, दिस कैन कॉज अ क्रैश और रिटर्न गार्बेज डाटा। गार्बेज डाटा क्या, कि जो पहले से उस मेमोरी लोकेशन पर था लेकिन नॉट इनिशियलाइज्ड बाय द प्रोग्रामर, तो उसके लिए गार्बेज है, राइट, बिकॉज ही डिडंट मीन टू फेच दैट डाटा। सही है। सही। तो ये ट्रेड ऑफ बताया मैं कि जावा इज़ मोर रिलायबल। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एरर तो आ गया, एंड एरर तुम्हारे पास एरर में लिखा हुआ भी है कि एरर है क्या। जबकि इसमें अगर एरर नहीं आएगा एंड यू आर ट्राइंग टू डिबग कि मसला क्या है मेरे प्रोग्राम में, तो इट विल बी हार्ड बिकॉज तुम्हें पता नहीं होगा कौन सी लाइन की वजह से लॉजिकल एरर है। हाँ। सही। इसमें ट्रेड ऑफ क्या है लेकिन, कि सी जो है वो, सी डज नॉट परफॉर्म सच चेक्स। अच्छा, अब ये अनफॉर्चुनेटली तुम्हें ये एक्सेप्शन देने के लिए जावा चेक करता है कि इस इंडेक्स की लेंथ क्या है, और क्या जो नंबर दिया है यूज़र ने तो वो इस इंडेक्स की लेंथ के विद इन रेंज है या नहीं। अगर विद इन रेंज होगा तो फिर चल जाएगा, अगर विद इन रेंज नहीं होगा तो फिर ये एरर दे देगा, राइट। सही। बात समझ में आई है? तो ये जो चेकिंग प्रोसीजर है इसमें भी तो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है ना। तो जावा जो चेक करता है, इवन तो रिलायबिलिटी बढ़ी है लेकिन इससे परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिक्रीज हो रही है, राइट। सेम है, रिलायबिलिटी कम हो रही है लेकिन परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़ रही है। समझ में आया कैसे? दोबारा बात बताने वाली। देखो, यहाँ पे तुमने तुम लैंग्वेज बना रही हो, और तुमने लैंग्वेज हम्म। बनाने में ये कोड किया हुआ है कि जब भी हम लोग ऐसे नंबर अरे में इंडेक्स दें तो वो चेक करे पहले तो कि अरे की लेंथ, अगर लेट्स से मेरे पास 3 है, सही है, अरे की लेंथ 3 है और जो पास किया हुआ है वो 10 है, तो एरर आना चाहिए। हाँ। तो तुमने जावा कोड करते वक्त ये डिफाइन कर दिया कि जब भी हम लोग अरे का इंडेक्स दें तो वो चेक करे कि वो इसकी इंडेक्स की रेंज की लेंथ के विद इन है या नहीं। हम्म। सही। सही। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड लिखा है इसको भी तो एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा ना, रिगार्डलेस ऑफ एरर आया या नहीं आया, राइट। हाँ। एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा, मैं कोडिंग करते हुए नहीं, एग्जीक्यूट होने में टाइम हाँ, लगेगा, एग्जीक्यूट होने में जैसे पहले ऊपर लाइन राइट। एग्जीक्यूट होगी। तो इवन दो रिलायबिलिटी बढ़ रही है इस चीज़ से, लेकिन एग्जीक्यूशन स्पीड स्लो हो रही है रिलेटिव टू सी। सी में ऐसी कंडीशन है ही नहीं जो कि वो चेक करे, तभी एरर आया नहीं, लेकिन ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा होगा। सही है। सही, क्लियर। हाँ, सही है। ओके। अच्छा, ए पी एल, आई हैव नो आइडिया। राइटेबिलिटी, राइटेबिलिटी स्लैश ब्रैकेट में फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस रिलायबिलिटी। Language design trade-off example, C++ pointers are powerful and very flexible but unreliable. Offers high writability through pointer manipulation, but this comes at the cost of reliability due to the risk involved with manual। हाँ, ऑन हो गया। अच्छा, C++ में पॉइंटर्स होते हैं। पॉइंटर्स क्या होते थे, जो तुम मेमोरी रेफरेंस की तुम्हें एक्सेस मिल रहा था डायरेक्टली, मेमोरी लोकेशन को हम लोग एक्सेस कर रहे थे, राइट। इससे राइटेबिलिटी तो बढ़िया बिकॉज इट गिव्स द प्रोग्रामर मोर कंट्रोल, लेकिन जैसे लास्ट टाइम बात हुई थी कि रिलायबिलिटी कम हो रही है बिकॉज जब मल्टीपल तुम्हारे पास वेरिएबल सेम लैंग रेफरेंस को एक्सेस करेंगे तो रिलायबिलिटी
कम होगी, कम हो जाएगी। राइट। अच्छा, जावा sacrifices some of that flexibility for a more reliable environment. सम ऑफ दैट फ्लेक्सिबिलिटी का अब आई एम नॉट श्योर, लेकिन हो सकता है कि जावा जो है वो मल्टीपल वेरिएबल्स रेफरेंसिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन अलाउ नहीं करता हो, राइट। मे बी एक दो कर रहा हो, एक कर रहा हो, एक वेरिएबल रेफरेंसिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन, लेकिन मल्टीपल वेरिएबल सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर करने नहीं देता हो। तो इवन दो पॉइंटर से काम चल रहा है, लेकिन मल्टीपल वेरिएबल सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर नहीं कर रहा, तो इससे कंप्लीटली पॉइंटर से कॉन्सेप्ट डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, लेकिन रिलायबिलिटी भी इम्प्रूव हो रही है। सही है। थोड़ा ट्रेड ऑफ है, लेकिन हर चीज़ में ट्रेड ऑफ है। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स, इम्प्लीमेंटर्स कौन होते हैं लैंग्वेज के? एक यूज़र्स क्या होते क्या? हैं। इम्प्लीमेंटर्स, यूज़र्स होते हैं, टाइप ऑफ यूज़र्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक तो यूज़र्स होते हैं, दूसरा तुम्हारे पास क्रिएटर्स होते हैं। मैं शायद टर्मिनोलॉजी मिक्सअप कर रहा हूँ। यूज़र्स, लेट्स सपोज फॉर नाउ के क्रिएटर्स, दूसरे तीसरे इम्प्लीमेंटर्स। यूज़र्स कौन से होंगे? जो कि हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करेंगे हम लोग। क्रिएटर्स कौन होंगे? हम्म। जो कि डिज़ाइन करेंगे उसको। सही है। इम्प्लीमेंटर्स कौन होंगे? जो कि उन उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए कंपाइलर स्लैश इंटरप्रेटर लिखेंगे। सही। ओके। तो इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स तुम्हारे पास ये चार हैं। कौन से चार हैं? ये चार नहीं है, चलो चार आगे आएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आ जाए। हमारे पास लेयर्स जो हैं ऑफ कंप्यूटर हम लोग ऐसे डिफाइन किया था। सबसे पहले तो सबसे हाई लेवल पे यूज़र प्रोग्राम्स हैं, राइट। जैसे मेरे पास ये जो सॉफ्टवेयर ये चल रहा है, फिर तुम्हारे पास ये किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर कोड हुआ होगा, एंड देन वो प्रोग्रामिंग हम्म। लैंग्वेजेस ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट कर रही होगी, एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारे पास हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर रहा होगा। तो ये लेयर्स हैं तुम्हारे पास। सही है। अच्छा, why not use high level languages directly? अब what's the purpose of compilation या interpreter? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, कंप्यूट करने हाँ, के तो लिए। why do you need it? वो directly क्यों नहीं execute हो सकता? डायरेक्टली क्यों नहीं हो सकते? बताओ क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि तुम्हारे पास hardware is designed to use machine code, ones and zeros, 5 voltage या 0 voltage, right? तुम्हारे पास सही। कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन है तो वंस एंड ज़ीरोज़ एग्जिस्टिंग, लेट्स से सिग्नल या नॉन एग्जिस्टेंट पर बेस करनी चाहिए। इसलिए डायरेक्टली लैंग्वेजेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकती हमारे कंप्यूटर्स में। तो यहाँ पे एक और चीज़ लिखिए कि ऑल्दो इट्स पॉसिबल टू डिज़ाइन अ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड अ हाई लेवल लैंग्वेज, पर इट वुड बी टू कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव। सही। हम लोग क्या कर सकते हैं सही है। कि यूजिंग करंट की डिफरेंट वैल्यूज़ लेके, कि लेट्स से मैंने कह दिया कि 0 is absence of current, 5 voltage is value of 1, 10 voltage is value representing 2, and so on, right? मतलब different encoding mechanisms हैं जिसमें मैं कंप्यूटर डिज़ाइन कर सकता हूँ, लेकिन they would be redundant and expensive और efficient नहीं होंगे वो। सही। सही है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये दिखाई हुई है कि सबसे तुम्हारे पास बेयर मशीन है, यानी कि हार्डवेयर, एंड देन तुम्हारे पास मैक्रो इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर है। सही। मैक्रो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? तुम्हारे पास मैक्रो इंस्ट्रक्शंस। टेक्निकली है, लेट्स सपोज ओके, मैं इस पे आगे आऊँगा, आई थिंक इसमें आगे वो है। अगर इसके ऊपर जाओ तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद तुम्हारे पास कंपाइलर्स हैं। सही। कंपाइलर स्लैश इंटरप्रेटर्स हैं, और उनके ऊपर तुम्हारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो सबसे पहले अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी तो वो कंपाइलर के पास जाएंगे, एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, एंड देन इंटरप्रेटर के पास, एंड देन फाइनली बेयर मशीन या हार्डवेयर के पास। सही है। अभी तुम मैक्रो वाली क्या बात कर रहे थे? वो आगे मोस्ट लाइकली आएगी तो मैं तो बताऊंगा। सही है। सही है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स
चार हैं, ठीक है। ये चार इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स क्या, कि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन से कैसे इंटरेक्ट करवा सकते हैं। सही। सही है। सबसे पहले तुम्हारे पास है कंपाइलेशन। कंपाइलेशन क्या होती है? कंपाइल पूरा एक साथ कंपाइल हो जाता है, फिर आंसर आता है हाँ, या ऐसे एरर ही है। आता है। ऐसे ही है। सबसे पहले तुम्हारे पास कंप्लीट कोड, चाहे वो 100,000 लाइंस का हो, वो एक साथ पहले फुली कंपाइल होगा। कंपाइलेशन में तुम्हारे पास एरर चेकिंग भी होगी, और जब तुम्हारे पास कंपाइल होके वो कन्वर्ट हो जाएगा इन ए मशीन लैंग्वेज, तो तुम्हारे पास वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा लाइन बाय लाइन। सही। सही। इसके ट्रेड ऑफ क्या है? नंबर वन, पहले ये भी देख लो कि कंपाइलेशन में सिंबल टेबल भी यूज़ हो रही होती है। सिंबल टेबल क्या होती है? बट सिंबल टेबल जिसमें कैरेक्टर ही चेक कर रहे होते हैं जाके। वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो मेंटेन हो रही होती हैं, सॉर्ट ऑफ, राइट। समझ आया? वेरिएबल की। हाँ, तुमने जैसे 5 वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं, सही है, 5 वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं तुमने, कि एक की वैल्यू 10 है, दूसरे की 20 है, 35 और 6, राइट। अब इन, जब भी कोई ना कोई प्रोग्राम आके देखेगा कि x मल्टीप्लाई हो रहा है y से, तो उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी वो कैसे देखेगा? वो जाके सिंबल टेबल में से वैल्यूज़ उठाएगा उनकी। सही। सही। ओके। अच्छा, ये सारे स्टेप्स बताएं, ये कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में पढ़े थे। लेक्सिकल एनालाइजर, कंपाइलर सेक्शन सिंटैक्स, नहीं पढ़ी। राइट, याद आया। तो सबसे पहले लेक्सिकल एनालाइजर क्या होता है? लेक्सिकल एनालिसिस एक टर्म है, लेक्सिकल एनालाइजर एक कंपोनेंट है। तो लेक्सिकल एनालाइजर लेक्सिकल एनालिसिस कर रहा होता है दोबारा ये। बोलना। लेक्सिकल एनालिसिस। बहुत फजूल बात बोली है हमने, छोड़ दो, नॉट इम्पॉर्टेंट। लेक्सिकल एनालाइजर लेक्सिकल एनालिसिस कर रहा होता है, ओके, ये बात बोली सही। मैंने। लेक्सिकल एनालिसिस अब होती क्या है कि तुम्हारे पास जो कोड है वो स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, जो टेक्स्ट एडिटर खोलने दो, अच्छा तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है कि x इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, सही है, ये सी का कोड हुआ हुआ है। और अगर ये लेक्सिकल एनालाइजर में जाएगा तो उसमें अलग अलग जो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट होते जाएंगे। एक इसमें x अलग हो जाएगा, और उसमें लिखा आ जाएगा उसके बराबर में कि इसकी टाइप क्या है, दिस इज़ अ वेरिएबल। सही है। और फिर तुम्हारे सही। पास ये इक्वल आ जाएगा अलग से, उसकी वो क्या होगा, ये तुम्हारे पास ऑपरेटर होगा, ठीक है। तुम्हारे पास ठीक है। x आ जाएगा, वो भी, एंड सो ऑन, और तुम्हारे पास आखिरी में ये आ जाएगा, which is called a separator, नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन तुम्हारे पास हर एक चीज़ अलग हो रही होगी लेक्सिकल एनालाइजर में। सही। सही है। तुम्हारे पास इसका आउटपुट कहाँ जाएगा? सिंटेक्स एनालिसिस में, जो इसकी पार्स ट्री बनाएगा। सही है, मैं ये नहीं बता रहा पार्स ट्री कैसे बनती है, लेकिन पार्स ट्री पता तो है ना, तो जो हाँ हाँ। ऑटोमेटा में बनाई थी प्रॉब्लम। हाँ हाँ। सही है। अच्छा, पार्सिंग करने के बाद उसका इंटरमीडिएट कोड जनरेशन होती है, जो ऑफन रिजेंबल कर रही होती है असेंबली लैंग्वेज को। सही। अब वो सही इंटरमीडिएट है। कोड जो है तुम्हारा हाई लेवल भी नहीं होता और लो लेवल भी नहीं होता, इसलिए इसका नाम इंटरमीडिएट दिया हुआ है। और फिर इसके बाद ऑप्शनल स्टेप होता है एक, सिंटैक्स एनालाइजर, इमीडिएट कोड जनरेशन। हाँ, इसके बाद तुम्हारे पास, अच्छा, सिमेंटिक एनालाइजर में, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर एंड सिमेंटिक एनालाइजर, एक और स्टेप आता है सिमेंटिक एनालाइजर, राइट। ये इस स्लाइड में थोड़ा कंपाइलेशन प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, वरना यूजली क्या होता है तुम्हारे पास लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर, फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, और फिर इसके बाद वाले स्टेप्स होते हैं, सही है। ठीक
ठीक है। अच्छा, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के बाद एक ऑप्टिमाइजेशन स्टेप ऑप्शनल होता है जो कि तुम्हारे कोड को ऑप्टिमाइज़ कर रहा होता है, इंटरमीडिएट कोड को ऑप्टिमाइज़ कर रहा होता है। सही है। और फिर फाइनली तुम्हारे पास कोड जनरेटर तुम्हारा क्या करेगा कि इंटरमीडिएट को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। सही है। ठीक है। अच्छा, कंपाइलेशन मेथड, लोड मॉड्यूल, अच्छा लिंकिंग, और एक और इसमें कंप्लीट डायग्राम नहीं है लेकिन एक और स्टेप होता है कंप्लीट मशीन कोड से पहले। कौन सा होता था, लिंकर कुछ समथिंग होता था, लिंकिंग एंड लोडिंग होता था। वो क्या करता है कि तुम्हारे पास अगर प्रोग्राम में तुमने लाइब्रेरी यूज़ की हुई है या हेडर फाइल यूज़ की हुई है या फिर डिफरेंट अपनी फाइल से कोड कॉल किया हुआ है, राइट, तो वो उन सब जो जो तुमने यूज़ किए हुए हैं उन सब के कोड उठा के तुम्हारी उस फाइल में लाएगा, लिंक करेगा उनको, बेसिकली लाइब्रेरीज और तुम्हारे कोड को। समझ में आया? जैसे हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। नहीं, अलग है थोड़ा इससे। फॉर एग्जांपल तुमने इंपोर्ट की हुई है मैथ वाली लाइब्रेरी इंपोर्ट की हुई है, ठीक है। मैथ वाली हम्म। स्पेसिफिक फंक्शन इंपोर्ट किया हुआ है तुमने, मैथ डॉट कौन सा फंक्शन होता था वो, कोई फंक्शन होता था जो कि तुम्हारे उसको साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए कोई साइन वाला फंक्शन इंपोर्ट किया हुआ तुमने, ठीक है। सही है। तो वो क्या करेगा लिंकर के जो मैथ वाला मॉड्यूल है उसमें से वो वाले फंक्शन कॉपी करके तुम्हारी फाइल में डाल देगा जो कि तुमने यूज़ किया हुआ है, जो कि तुमने कॉल कर पाया हुआ है। बात समझ में आई? फॉर एग्जांपल बिल्ट इन हाँ, तो मैथ जैसे मॉड्यूल में। वो फेच कर लेगा ना उतनी चीज़ उस हाँ लाइब्रेरी से। हाँ, एग्जैक्टली, सही। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ कंपाइलेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपाइलेशन क्या होंगे? कम डिसएडवांटेजेस तो ये होंगे कि भाई हमें एरर का फ़ौरन पता नहीं चलेगा। मतलब पूरे लाइन सुनने के बाद, कंपटीशन होने के बाद पूरी, कंप्यूटेशन होने के बाद नहीं, वो वो कंपाइलेशन के एग्जीक्यूशन। दौरान ना। हाँ, कंप्यूटेशन का मतलब है रन होना, राइट। कंपाइलेशन एडवांट ये तुम डिसएडवांटेज बता रही हो, एडवांटेज बता रहे हो? डिसएडवांटेज बता रही सही है। थी। तो डिसएडवांटेज क्या बोला है तुमने? मैंने बोलता एरर का हमें बिल्कुल लास्ट में पता चलता है ना पूरा प्रोग्राम चलने के बाद। प्रोग्राम चलने के बाद नहीं, कंपाइलेशन होने के बाद, कंपाइलेशन। राइट। वो रन टाइम एरर्स की बात अलग है, लेकिन अगर लेट्स सपोज कोई सिंटेक्स एरर है या तो फिर टाइप एरर है एंड सो ऑन, ये सारे तुम्हारे पास कंपाइलेशन के दौरान, मतलब दौरान नहीं लेकिन कंपाइलेशन होने के बाद सारे एरर्स एक साथ दिखा देगा, राइट। ये इसका हुँ, एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज नहीं है। तुम्हारे पास सही रन है। होने से पहले ही पता चल जाएंगे एरर्स। डिसएडवांटेज क्या होगा? क्या होगा डिसएडवांटेज क्या स्लो, पता? राइट। तुम्हारे हुँ, कंपाइल होने में टाइम लगेगा, द प्रोग्राम कैन नॉट रन जब तक कि पूरा कोड कंपाइल ना हो जाए। सही है। सही। अच्छा, एक थोड़ा अलग टॉपिक, आई डोंट नो व्हाई स्लाइड में डाला हुआ है, लेकिन वॉन न्यूमन बॉटलनेक क्या है? तुम्हें इस चीज़ का आइडिया होगा वॉन न्यूमन बॉटलनेक क्या है? कि तुम्हारे पास मेमोरी और प्रोसेसर की स्पीड में जो डिफरेंस है ना, हुँ, वो बॉटलनेक है। वाई? बिकॉज मेमोरी से डाटा उठ के इतनी तेज़ी से नहीं आ रहा जितना प्रोसेसर में काम हो रहा है, तो वो बॉटलनेक क्रिएट हो रहा है। उस बॉटलनेक का नाम क्या है? वॉन न्यूमन बॉटलनेक। सही है। सही। तो इसको ओवरकम कैसे किया? लिखा हुआ नहीं है इसमें, अभी सर्च कर लेंगे। सही है। अभी चारों करने के बाद मैं ऑप्टिमाइजेशन पे आ जाऊँगा। तुम्हारे पास नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन है कौन सी? प्योर इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या हो रहा होता है कि पहले लाइन क्या बाय बात हुई लाइन। थी, लाइन बाय लाइन तो सही है। पहले बात हो रही थी कि हमारे पास हाई लेवल कोड डायरेक्टली क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। हुँ, क्योंकि हमारे पास हार्डवेयर ऐसा डिज़ाइन नहीं है। तो हम लोग हाँ, इंटरप्रेटर्स क्या करते हैं कि एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं जो कि कोड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देते हैं विदाउट द नीड टू डू कन्वर्ट देम इनटू इंटरमीडिएट एंड देन मशीन।
ऐसे इंटरप्रेटर्स होते हैं हमारे पास। अच्छा हाँ, सही है। सही, देखो भी लिखा हुआ भी, नो हुँ, ट्रांसलेशन टू मशीन कोड हैपेंस बिफोर हैंड। वो एक एक स्टेटमेंट ली उसने, राइट, एक लाइन ली, हुँ, उसको डिकोड किया, उसको फिर एग्जीक्यूट कर दिया, फिर डिकोड किया, एग्जीक्यूट कर दिया, डिकोड किया, एग्जीक्यूट कर दिया, हर एक एक लाइन को पहले वो डिकोड करेगा एंड देन एग्जीक्यूट करेगा। सही। सही है। ओके। अच्छा, अब इसमें एक और मसला ये है कि डिकोडिंग में बहुत टाइम लगता है। तो जब एक एक लाइन जब डिकोड होगी तो इसमें टाइम बहुत लगेगा। तो इंटरप्रेटर्स आर जनरली वेरी स्लो कंपेयर टू कंपाइलर्स। लेकिन अब स्लोनेस की बात वहाँ पे भी थी और यहाँ पे भी थी, तो किस टाइप की स्लोनेस है किस, जो कंपाइलर्स थे वहाँ पे कंपाइल इनिशियल स्टार्टअप टाइम बहुत ही वो था स्लो, लेकिन जब एक दफ़ा एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए तो फिर दैट वाज फास्ट। जबकि इंटरप्रिटेशन में ऑपोजिट है, स्टार्टअप टाइम कुछ भी नहीं है, लेकिन रन टाइम तो हमारे पास, एग्जीक्यूशन टाइम कंपेयर टू सीज स्लो है। कंपेयर टू कंपाइलर्स। कंपाइलर्स, हाँ सॉरी, सी नहीं, कंपाइलर्स, प्योर कंपाइलर्स। सही। सही, और क्लियर। स्लो इसी वजह से कि वो एक लाइन को डिकोड कर रहा है, राइट, एंड देन वो हुँ, तुम्हारे पास एग्जीक्यूट कर रहा है, वो हाई लेवल में एग्जीक्यूट कर रहा है। दूसरा इसमें ये है कि तुम्हारे पास वो, जब वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है तो कोई कंपाइलेशन नहीं है, तो अगर तुम्हारे पास कोई सिंटैक्स एरर्स होंगे तो वो, या लॉजिकल एरर्स या टाइप एरर्स होंगे, तो वो उस लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तभी पता चलेगा, बिफोर हैंड पता नहीं चलेगा। लेकिन इससे डीबगिंग आसान होती है बिकॉज तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि um, किस कब लाइन पे किस टाइम एरर पे है, आया हाँ, है। एंड सो ऑन। सही। सही। अच्छा, इफ़ अ लूप, इसमें एक और बात बताई हुई है जो कि इस बात अच्छी बात है कि इफ़ अ लूप और फंक्शन इज encountered, each instance of the execution goes through this decode and execute process again। मैंने बताया था ना, एक एक लाइन डिकोड और फिर एग्जीक्यूट हो रही होती है, फिर डिकोड में टाइम लगता है, राइट। हाँ, तो अगर लूप लग रहा होगा तो लूप में सोचो कितनी बार चल रहा होगा, और वो एक एक लाइन बार बार डिकोड 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 हो रही होगी। लूप में तुम्हारी आवाज़ कट गई। लूप में मतलब एक एक लाइन हो रही है ना डिकोड, तो लूप हाँ, में भी इवन दो वो सेम प्रोसेस है, वो डिकोड बार बार एक एक लाइन डिकोड हो रही होगी, डिकोड हो रही होगी, विच इज़ द रीज़न फॉर इट्स स्लो एग्जीक्यूशन टाइम। सही है। तुम्हारे पास आ जाते हैं। अच्छा, इसमें एरर हैंडलिंग बेहतर होती है, अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तुम्हें पता चल गया, राइट। या बता दो, या तुम बता दो, बता दो एक दफ़ा। तुम बता दो। एडवांटेज हमारे पास क्या है कि बस एरर हमें फ़ौरन-फ़ौरन पता चल रहा है। मतलब लाइन लाइन पे पता चल रहा है इस लाइन में एरर आ रहा है। और डिसएडवांटेज हमारे पास ये कि हमारे पास स्लो होती है एग्ज़ीक्यूशन। सही है। क्योंकि एडवांटेजेस में एक और है एडवांटेज क्या है? कि तुम्हारे पास स्टार्टअप इनिशियल सेटअप टाइम टू रन कंपाइलेशन टाइम नन है, राइट, क्योंकि कंपाइलेशन हो ही नहीं रही है। तो तुम्हारे पास अगर 100,000 लाइन्स ऑफ कोड हो, वो फ़ौरन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, कंपाइल होने की ज़रूरत ही नहीं है उसको, जो कंपाइलर मसला था ना। हुँ, हाँ, सही। ठीक है। ओके, नेक्स्ट तुम्हारे पास है हाइब्रिड इम्प्लीमेंटेशन। हाइब्रिड से समझ में आ रहा है कि दोनों होंगे, राइट। ये जावा में यूज़ होता यस। है, नॉट जावा स्क्रिप्ट, लेकिन जावा। जावा में क्या होता है कि तुम्हारे पास जो हाई लेवल कोड है वो सबसे पहले कंपाइल होके इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। इन जावास केस कॉल्ड बाइट कोड। सही। अब वो सही है। बाइट कोड रन करने के लिए तुम्हें एक वर्चुअल मशीन चाहिए होती है जो कि उस कोड को इंटरप्रेट करेगा, यानी इंटरमीडिएट कोड को इंटरप्रेट करके रन करेगा। सही। बात यहाँ तक बात समझ आई। हाँ, ओके। अब इससे हो क्या रहा है, तुम्हारे पास नंबर वन के हाइब्रिड इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि तुम्हारे पास ये अम, किसी भी
टारगेट मशीन पर चल जाएंगे। अगर तुम्हारे पास कंपाइलेशन मेथड में क्या हो रहा था कि तुम्हारे पास जो कंपाइल हो रहा था ना, जो मशीन कोड प्रोड्यूस हो रहा था वो किसी स्पेसिफिक टारगेट मशीन के लिए था। ओके, जो एग्जीक्यूटेबल स्पेसिफिक फाइल बन रही टारगेट थी मशीन। वो सब हम्म। इम्प्लीमेंटेशंस पर नहीं थी, सब हार्डवेयर को उसमें आर्किटेक्चर को इंक्लूड नहीं कर रही थी, राइट। लेकिन जबकि इसमें तुम्हारे पास जो बाइट कोड बन रहा है और वो बाइट कोड थ्रू JVM एग्जीक्यूट हो रहा है, तो कोई भी मशीन एज लॉन्ग एज उसमें जावा वर्चुअल मशीन स्लैश JVM हो, वो उस बाइट कोड को एग्जीक्यूट कर लेगी। समझ आई ये बात? बात समझ में नहीं आई। कि नहीं, कौन सी बात समझ नहीं, कहाँ से समझ नहीं आई? कि जो बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहा है। हाँ। बोलो। एक तो पहले तो मुझे ये भी बताओ कि अम, ये बोथ लैंग्वेज इसलिए है कि अगर हम किसी ऐसे उस पे रन कर रहे होंगे इसे, जो कंपाइलेशन को सपोर्ट करता होगा, तो वो वहाँ कंपाइल हो जाएगी। नहीं नहीं, तुम्हारे पास कुछ लैंग्वेजेस ही हाइब्रिड हैं जैसे कि जावा, राइट। अब ये हाँ। दोनों होने की वजह ये नहीं है कि कोई लैंग्वेज कंपाइलेशन करती हुई तो वो हो जाए, नहीं। ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप क्या है तुम्हारा? सबसे पहले स्टेप ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो कंपाइल हुई, लेकिन कंपाइल होके वो डायरेक्ट मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होगी, वो पहले किस में हुई है? इंटरमीडिएट में। पहले इंटरमीडिएट। सही है। अच्छा, सही है। इंटरमीडिएट में हो गई। अब इंटरमीडिएट कोड इज़ नॉट मशीन कोड, राइट। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? अब वो वहाँ मशीन से कोड। एग्जीक्यूट होने के लिए तुम्हें वो इंटरप्रेटर यूज़ करती है। अब वो ओके। एक एक लाइन बाय लाइन इंटरमीडिएट कोड को इंटरप्रेटर के थ्रू एग्जीक्यूट कर रही होती है। सही है। सही है। ओके, अच्छा, इससे फ़ायदा समझ में आया क्या है? कि तुमने लैंग्वेज लिखी, कोड लिखा है जावा का, सही है। तुम्हारे पास और मेरे हम्म। पास जो है वो डिफरेंट आर्किटेक्चर्स का कंप्यूटर्स है, सही है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि तुम जब सी में कोड लिख रही थी और एग्जीक्यूट एक्स ई डॉट ई एक्स ई वाली फाइल बना रही थी, वो मेरे कंप्यूटर में नहीं चल रही थी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हम्म। पास वो जो मशीन कोड कंपाइल हुआ था वो तुम्हारे पीसी के लिए था, मेरी पीसी के लिए नहीं था। तो इसका सोल्यूशन क्या निकला कि तुमने वही कोड जावा में किया, जावा में कंपाइल किया, तो तुम्हारे पास एक इंटरमीडिएट कोड या स्लैश बाइट कोड आ गया, राइट। वो बाइट कोड हाँ। तुमने मुझे दे दिया, और मेरे पास मुझे उसको चलाने के लिए सबसे पहले तो वो जावा वर्चुअल मशीन चाहिए। वो मैंने इंस्टॉल की जावा वर्चुअल मशीन, और फिर मैंने उस कोड को एग्जीक्यूट कर दिया, और वो किसी भी कंप्यूटर में चल जाएगा एज लॉन्ग एज उसमें JVM हो। सही है, क्लियर हुआ ये बात? सही। हाँ। ओके, अच्छा। अब इसके और होते हैं कि इसमें अम, अच्छा, इसमें जो इंटरप्रेटर में मसला आ रहा था कि उसमें लाइन, एक एक लाइन दोबारा से बार बार डिकोड हो रही थी, यानी एग्जीक्यूट हो रही थी, डिकोड हो रही थी, हर एक एक लाइन डिकोड हो रही थी, राइट। हाइब्रिड में तुम्हारे पास हम्म। डिकोड एक ही दफ़ा हो रही होती है कंपाइलेशन के टाइम पे, दैट्स इट। इंटरप्रेटर के टाइम पे, एग्जीक्यूशन के टाइम पे तुम्हारे पास एग्जीक्यूशन के टाइम पे तुम्हारे पास वो नहीं हो रही होती, डिकोडिंग नहीं हो रही होती। सही। सही है ये बात। ये स्काला और जिधर भी हमारे पास हाइब्रिड ही होंगे। आई थिंक है, क्योंकि उसके लिए तुम्हें JDK इंस्टॉल करनी पड़ती है, राइट। नॉट श्योर, हम्म। मैंने सर्च नहीं किया हुआ, लेकिन हो सकता है हो वो। सही है। सही है। फिर फाइनली तुम्हारे पास आ जाते हैं जस्ट इन टाइम, JWT। ये है तुम्हारे पास जस्ट इन टाइम। जस्ट लाइक व्हाट, जस्ट लाइक कंपाइलर्स। दोबारा हमारी आवाज कट गई। मैंने बताया आवाज नहीं। कट रही है। अब आ रही है आवाज़ से? हाँ। ओके। जस्ट इन टाइम कंपाइलर्स जो है वो
हाइब्रिड अप्रोच ये, लेकिन फ़र्क ये है कि हाइब्रिड अप्रोच क्या कर रहे थे कि पहले पूरा कोड वो कंपाइल कर रहे थे, राइट, पर इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो रहा था और हुँ, फिर वो इंटरप्रेट होकर एग्जीक्यूट हो रहे थे। जस्ट इन टाइम क्या करता है कि जो कोड उस वक्त रिक्वायर्ड होगा वो उसी कोड को इस वक्त कंपाइल करेगा, इंटरमीडिएट कोड बनाएंगे, देन वहाँ से इंटरप्रेट होके एग्जीक्यूट होते जाएंगे वो। बात समझ रहे हैं? नहीं है? इंटरमीडिएट नहीं, क्या नहीं है ये बताओ। देखो, जो इंटरमीडिएट कोड वाली तुमने अच्छा, बात की अभी। ओके, नंबर वन, हाइब्रिड के डिसएडवांटेज एक क्या था कि वो पूरा कोड कंपाइल हो रहा था, राइट, एक स्टार्टअप इनिशियल टाइम तो लग रहा था। अगर लेट्स से 1 मिलियन लाइंस ऑफ कोड है तो तुम्हारे पास कंपाइलेशन में टाइम लगेगा, है ना? हाँ, ओके, तो जस्ट इन टाइम क्या कर रहा है कि इंस्टेड ऑफ कंपाइलिंग एवरी लाइन ऑफ कोड एट वंस, जो लाइंस ऑफ कोड इस वक्त रिक्वायर्ड है वो उसको कंपाइल कर रहा है और फिर उसका बाइट कोड बन रहा है एंड देन वो एग्जीक्यूट हो रहा है। और फिर कुछ और लाइन रिक्वायर्ड हुई तो उसने उन लाइंस ऑफ कोड को कंपाइल किया और फिर एग्जीक्यूट कर दिया, उन लाइंस ऑफ कोड को कंपाइल किया और फिर इंटरप्रेटर के थ्रू एग्जीक्यूट कर दिया एंड सो ऑन। तो जस्ट इन टाइम का क्या, क्यों जस्ट इन टाइम नाम से पता चल रहा है? बिकॉज इट कंपाइल्स जस्ट इन टाइम फॉर द प्रोग्राम फॉर इट टू रिक्वायर्ड। बात समझ आई? सही है। हाँ, सही। कि तुम्हारे पास तो सी वो जो शार्प है वगैरह में यूज़ होता है, डॉट नेट फ्रेमवर्क। सही है, सही। ओके, अच्छा, ये तुम्हारे पास चैप्टर 1 ख़त्म। ऐसा ही कुछ भी नहीं है। प्री प्रोसेसर्स हैं। Preprocessor is a tool that processes a program before it gets compiled. It handles special instructions embedded in the examples. Preprocessor तुम्हारे पास ये include, directive, define, जो तुम्हारे पास C में include libraries import करने के लिए क्या करते हैं, include वाली statement लगाते हैं और फिर एक constants define करने के लिए अलग होता है, जो कि define कौन पता है, कुछ keywords होते थे मुझे याद नहीं है, तो उनके उनको हैंडल करने के लिए तुम्हारे पास प्री प्रोसेसर्स होते हैं जिसमें लिंकर और वगैरह सब कुछ आ जाता है। सही। सही है। ओके, चैप्टर 1 ख़त्म तुम्हारे पास। और अब एक्सियोमेटिक सिमेंटिक।